ओह वाह 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 वाह, टीनू सारस, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। क्या बात है। आज तो मैं इस महारानी का काम तमाम करके ही रहूंगा। मंत्री जी यह कहकर शरबत में जहर मिला देते हैं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत वह शरबत लेकर महारानी के पास जाती है। महारानी वह शरबत पी लेती है। शरबत पीते ही महारानी बेहोश होकर गिर जाती है। शिवपुर राज्य में राजा पृथ्वीराज नाम का एक राजा रहता था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। महारानी, आप इतनी उदास क्यों हैं? और आप ये महल के बगीचे में क्यों बैठी हैं? महाराज, हम महल में रहते रहते ऊब गए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम इस बगीचे में कुछ देर बैठ जाते हैं। आहा, महारानी, अगर आप महल में रहते रहते ऊब गई थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था। चलिए, हम अभी आपको राज्य की सैर पर लेकर चलते हैं। क्या सच में महाराज जी, आप हमें सैर पर लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल रानी साहिबा, आज का हमारा पूरा समय आपके नाम। आखिर आप हमारी महारानी हैं। चलिए। वहीं दूसरी तरफ हरि नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ उसी राज्य के एक गांव में रहता था। वह अपने छोटे से खेत में अनाज उगाता था और उसी को बेचकर अपना गुजारा बसर करता था। माँ, आज मैं जल्दी खेत से अनाज लेकर आऊंगा। अरे क्योंकि मेरी जरा सी देरी पर ना वहां जंगली जानवर आ जाते हैं और सारा अनाज खराब कर देते हैं। जल्दी आना पड़ेगा। हरि खेतों के लिए निकल जाता है। राम 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 राम, ये क्या हो गया? आज मैं सूरज निकलने से पहले यहाँ आ गया, फिर भी जंगली जानवरों ने मेरा सारा खेत का अनाज बर्बाद कर दिया। क्या करूं मैं, क्या करूं? थोड़ी देर बाद एक दूसरा किसान वहां से गुजरता है और हरि से कहता है, अरे बेटा हरि, क्या हुआ? इतना उदास क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? किसान के पूछने पर हरि उसे सब कुछ बताता है। अरे क्या बताऊं चाचा, क्या बताऊं? देखो, अरे देखो तो मेरे खेत की तरफ सारी फसल बर्बाद हो गई। इन जंगली जानवरों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हाँ, वाकई इन जंगली जानवरों ने तो हम किसानों का जीना हराम कर रखा है। अब तो लगता है कि हमें किसानी छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। हाँ चाचा, तुम सही कह रहे हो। अरे मेरे पास तो अपना खुद का घर और खेत भी नहीं है। क्या मतलब हरि? ये तुम्हारा खेत नहीं है? या तो तुम्हारा ही था, लेकिन यह तुम क्या कह रहे हो? अरे क्या बताऊं चाचा, पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने सारे पैसों को उनकी दवा में लगा दिया। फिर भी उनकी बीमारी सही नहीं हो पाई, तो मैंने अपना खेत और घर एक सेठ को बेच दिया। लेकिन मेरे पिता सही नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई। मगर तुम फिर भी यहाँ काम कर रहे हो, वो कैसे? वो इसलिए कि सेठ से मेरा सौदा हुआ था कि घर में रहने और खेत में काम करने के बदले मैं अपने खेत का बेचा हुआ अनाज का आधा पैसा सेठ को देता रहूंगा। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है। जिस पिता के लिए अपना घर खेत बेच दिया, फिर भी वह बच नहीं सके और अब तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा मुफ्त में भी चला जाता है। भगवान तुम्हारा भला करे।
किसान यह कहकर वहां से चला जाता है। हरि अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी में डूबते हुए एक सारस पर पड़ती है। अरे ये तो सारस है और नदी में डूब रहा है। हे भगवान, इससे पहले इसकी जान चली जाए, मुझे बचाना होगा। हाँ, ओ प्यारे सारस, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। प्यारे सारस, तुम ठीक हो ना? हाँ भले इंसान, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं नदी में डूबकर मर जाता। मगर तुम नदी में कैसे गिर गए? और तुम्हें तो काफी चोटें भी आई हैं। क्या हुआ? मैं अपने घर उड़ते हुए नदी के रास्ते जा रहा था। तभी एक दुष्ट शिकारी ने मुझे तीर मार दिया। तीर लगने की वजह से मैं घायल हो गया और तालाब में जा गिरा और डूबने लगा। सरस की यह बात सुनकर हरि को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह सरस को अपने घर ले जाता है। बेटा, तुम बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? हाँ माँ, क्या बताऊं, हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हरि यह कहकर उस घायल सरस को चारपाई पर लेटा देता है और उसके जख्मों पर हल्दी लगाने लगता है। हरी, यह सरस तुमको कहाँ मिला और तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो? माँ, इसका नाम टीनू है। इसे मैं नदी से बचाकर लाया हूँ। माँ के पूछने पर हरि उसे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर हरि की माँ कहती है, कोई बात नहीं टीनू, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे और आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। टीनू सरस कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे घर के बाहर खेलता देखकर हरि कहता है, ओह वाह 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 वाह, टीनू सारस, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। क्या बात है। यह सब आप लोगों की मेहरबानी है मेरी दोस्त। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक सेठ वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ? बताइए क्या बात है। हरी, तुमने मुझे बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए हैं, बस वही लेने आया हूँ। सेठ की बात सुनकर हरि उन्हें खेत में होने वाली सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेठ गुस्से से कहता है, बस मैंने तुम्हारा बहुत बहाना सुन लिया। अब या तो तुम मुझे मेरे पैसे दो या फिर मेरा घर खाली करो। अरे सेठ जी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ हरि की एक भी बात सुनने बिना उसे और उसकी माँ को घर से निकाल देता है। फिर वो दोनों माँ बेटे दूसरे राज्य चले जाते हैं। हे राम, बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो कोई जमीन भी नहीं है। पता नहीं माँ, देखते हैं क्या होता है। भगवान करे हमें जल्दी से रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। वो दोनों माँ बेटे चलते चलते एक जंगल में थक कर बैठ जाते हैं। मंत्री जी, आज हम महारानी के साथ राज्य की सैर पर जाएंगे। आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज।
मंत्री जी यह कहकर वहां से चले जाते हैं। महाराज, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप हमारे साथ आज सैर पर चल रहे हैं। महारानी, वैसे तो मैं आपको रोज सैर पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानती ही हैं ना कि प्रजा की सेवा करने में मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। महाराज जी, मुझे पता है कि आप अपने कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं। राजा अपनी पत्नी से बातें करते करते राज्य की सैर करते हैं। तभी रानी पेड़ के पास बैठी बूढ़ी औरत और उसके पास एक सरस देखती है। महाराज, वहां पर एक अकेली औरत बैठी है। शायद वह किसी मुसीबत में है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा अपने पत्नी की बात सुनकर उस औरत के पास जाते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हरि की माँ राजा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजा कहता है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? राजा हरि की माँ से बात कर ही रहा है कि उतने में हरि अपनी माँ के लिए पानी लेकर वापस आ जाता है। महाराज, यह मेरा पुत्र हरि है। हरि, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे एक औरत की जरूरत है जो मेरा छोटा मोटा काम कर सके। क्यों ना हम इन्हीं को अपने साथ महल ले चलें? नहीं रानी, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को महल में नहीं रख सकते। महाराज जी, एक काम करते हैं, हम हरि और उनकी माँ को अपने साथ ले चलते हैं। यह लोग बहुत परेशानी में हैं। राजा ना चाहते हुए भी उन दोनों को महल ले जाना पड़ता है। महल पहुंचकर राजा हरि और उसकी माँ से कहते हैं, ध्यान से सुनो, मुझे तुम लोगों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? आप निश्चिंत रहें महाराज, हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर हरि महल के बगीचे की रखवाली करने लगता है और उसकी माँ महारानी की सेवा करने लगती है। दूसरी तरफ महारानी सरस से अपने दिल की बात करती है। कुछ दिन बाद महारानी थोड़ी बीमार हो जाती है। महारानी, आपको क्या हो गया है? मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं अभी आपके लिए शरबत ले आती हूँ। बूढ़ी माँ यह कहकर रानी के लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाने लगती है। तभी पीछे से एक सैनिक आकर कहता है, दादी माँ, आपके बेटे को बगीचे में आपसे कुछ काम है, इसलिए उसने आपको जल्दी से बुलाया है। आज तो मैं इस महारानी का काम तमाम करके ही रहूंगा। मंत्री जी यह कहकर शरबत में जहर मिला देते हैं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत वह शरबत लेकर महारानी के पास जाती है। महारानी वह शरबत पी लेती है। शरबत पीते ही महारानी बेहोश होकर गिर जाती है। राजा दादी माँ को शरबत देते हुए देख लेता है और वह उसे कसूरवार समझ बैठते हैं और दादी माँ को काल कोठरी में कैद करवा देते हैं। दूसरी तरफ सैनिक हरि को महल में होने वाली सारी घटना बताता है। वैद्य जी, महारानी को क्या हुआ है? इन्हें किसी भी हाल में सही करना होगा। महाराज, रानी को एक बहुत खतरनाक जहर दिया गया है। महाराज, रानी की जान अब केवल एक जड़ी बूटी ही बचा सकती है। वह जड़ी बूटी
लाल पहाड़ी पर पाई जाती है। लाल पहाड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है। वहाँ जो कोई भी जाता है जल्दी वापस नहीं आता। उधर हरि तुरंत महल में आ जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, क्षमा चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि महारानी के साथ क्या हुआ है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरी मां ने कुछ नहीं किया है महारानी के साथ। अच्छा, और भला मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? महाराज, भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मां निर्दोष है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां को छोड़ दिया जाए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूं। आप मुझे काम बताइए। जंगल के पीछे एक लाल पहाड़ी है। तुम्हें वहां जाकर वैद्य जी के द्वारा बताई हुई जड़ी बूटी लाना होगा। अगर तुम इस काम में सफल हो गए तो ठीक है, मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी वो जड़ी बूटी लेकर आता हूं। हरि यह कहकर वहां से चला जाता है। हरि को जाता देख मंत्री अपने मन में सोचता है, आज मैं रानी को जिंदा नहीं बचने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस हरि की हत्या ही करनी पड़े। यह सोचकर हरि के पीछे पीछे चला जाता है। हरि अपने मन में यह सोचकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे सामने ही वह जड़ी बूटी नजर आती है और वह जल्दी से जाकर उस जड़ी बूटी को तोड़ लेता है। हाँ, मिल गई वो जड़ी बूटी। अब मैं इसे जल्दी से महाराज के पास लेकर जाता हूं। हरि जड़ी बूटी लेकर लाल पहाड़ी से वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसी मंत्री मिलता है। तभी वहां से सरस चुपके से भाग जाता है और राजा के पास जाकर सारी बात बता देता है। महाराज, महाराज, मैं जानता हूँ कि आपकी महारानी को जहर किसने दिया है। कौन है वो दुष्ट और तुम उसे कैसे जानते हो? बताओ। महाराज, वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपके मंत्री जी हैं। मैंने उन्हें खुद देखा था शरबत में जहर मिलाते हुए, और अब वह हरि के पीछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ वहां चलिए। सरस की बात सुनकर राजा तुरंत उसके साथ जाते हैं। मंत्री जी, ये देखिए, मुझे जड़ी बूटी मिल गई। अब महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलिए, हमें जल्द से जल्द इस जड़ी बूटी को महारानी तक पहुंचाना होगा। हरि यह कहकर जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही मंत्री उसे मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। रुकिए मंत्री जी, आप मेरी पीठ पीछे खंजर भोंक रहे थे। मुझे ये पता ही नहीं था। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? माफ कीजिए महाराज, मैं लालच में आकर महारानी के शरबत में जहर मिला दिया था, इसलिए कि महारानी मर जाए और उसके बाद आपको मारकर इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। लेकिन यह हरि बीच में आकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। सैनिकों, इस मंत्री को काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। हरि, तुम जैसा बहादुर इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मां को सजा दे दिया था। कोई बात नहीं महाराज, भूल सबसे होती है। हमें खुशी है कि महारानी जी बिल्कुल सही हैं।